ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद अ कांस्टेंट स्पीड, और आपको स्पीड दे रखी है v, यानी पार्टिकल एक आर रेडियस के सर्किल पे चल रहा है, कितनी स्पीड से? v से, और स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। तो इस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी टर्म्स आती जाएंगी जो आगे वाले चैप्टर्स में काम आएंगी, मैं वहां पर लिखता जा रहा हूं, जैसे आपको इंफॉर्मेशन रहे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने एफबीडी की बात की, इक्विलिब्रियम की, तो आगे मैकेनिक्स में थ्रू आउट चलेगा, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सेम यहां पर मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है लेकिन लिख दिया जिससे आपको आइडिया रहे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, कितनी स्पीड से? v से, और स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। व्हेन इट कंप्लीट एंगल थीटा एट सेंटर, यानी ये कितने एंगल से घूम गया? थीटा एंगल से, और सर्कुलर पाथ फाइंड आउट, दो चीजें निकालनी है। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, है ना। मैथमेटिकल कैसे डिनोट करेंगे? मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, बिल्कुल सिंपल है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो पहली चीज ये निकालनी है। दूसरा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय इट, ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। मुझे क्या दे रखा है? एक सर्कुलर पाथ, ये हो गया सर्कुलर पाथ, रेडियस r। मान लेते हैं पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। कितनी स्पीड से स्टार्ट किया? v से। मान लेते हैं v ऊपर की तरफ, यानी इस तरह से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज मान के भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने मान लिया कि भाई ये इस तरह से घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। कुछ देर के बाद ये ऐसे चलते चलते मान लो यहां पर पहुंच गए। अब एंगल जो सेंटर पे सस्टेन कर रहा है वो कितना है? थीटा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, अब इस डायरेक्शन में होगी। ऐसा क्यों? कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो हमेशा वेलोसिटी उस सर्किल के टेंजेंशियल होगी, उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी। तो पहले v इधर, अब v इधर होगा। तो ये v इनिशियल हो गया, ये v फाइनल हो गया। मान लेते ये डायरेक्शन हो गई x एक्सिस, ये डायरेक्शन हो गई y एक्सिस। क्लियर है? तो पहले ये निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको ऐसे बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं पहले v इनिशियल निकालूंगा, फिर v फाइनल निकालूंगा, फिर v फाइनल माइनस v इनिशियल कर दूंगा और उसका मॉड ले लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो v इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। v इनिशियल कितना होगा? v कहां है? किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर को लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है? v इनिशियली। और डायरेक्शन कौन सी है? वर्टिकली अपवर्ड, यानी जे कैप। तो v जे कैप। कुछ देर के बाद v फाइनल। अब बात करें तो ये वेलोसिटी ना तो x डायरेक्शन में ना y डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे। क्या करेंगे? कंपोनेंट करेंगे। कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर, एक अलोंग द x एक्सिस, एक अलोंग y एक्सिस। तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है, सॉरी ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है? सेंटर से। तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो अगेन ये थीटा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है। तो थीटा थीटा 90 माइनस थीटा थीटा। अब आसान है, v का थीटा के अलोंग कंपोनेंट कल ही समझाया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में थीटा के अलोंग कंपोनेंट v cos थीटा, दूसरी डायरेक्शन में v sin थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दैट इज v cos थीटा। तो v का थीटा के अलोंग कंपोनेंट v cos थीटा, दूसरी डायरेक्शन में कंपोनेंट
v साइन थीटा। अब मैंने क्या किया, इस वेलोसिटी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया, कंपोनेंट कर लिए। तो v फाइनल बताओ, v फाइनल क्या आएगा, v साइन थीटा माइनस आई के, v साइन थीटा माइनस आई के, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, प्लस v cos थीटा इंटू जे केब। तो v cos थीटा इंटू जे केब। तो ये मेरे पास v फाइनल आ गया, ये मेरे पास v इनिशियल आ गया। तो अब करना क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करें, तो इसमें से इसको माइनस करें, तो i में से i माइनस और j में से j माइनस, तो i तो एक ही है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का v साइन थीटा आई के, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा v कॉमन आ जाएगा, cos थीटा माइनस 1 जे के, v cos थीटा माइनस v, तो v कॉमन ले लिया, cos थीटा माइनस 1 इंटू जे के, और क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड। अब मुझे करना क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है अंडर रूट ऑफ आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई केप का कोफिशिएंट दैट इज v साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, जे केप का कोफिशिएंट दैट इज v cos थीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर। तो यहां से फाइनली मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो यहां से मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, यहां से भी v स्क्वायर और यहां से भी v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो v स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, तो सीधे v आ गया। यहां पर कितना बचा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर बचा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करूं, दैट इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा, है ना। कैसे ओपन किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सिंपल है भाई। आगे चलते हैं, दैट इज v अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2, तो ये कितना आया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और यहां से 2 कॉमन आएगा तो ये बनेगा रूट 2 इंटू वी, रूट 2 कॉमन आया ना, 1 माइनस कॉस थीटा, भाई 2 बाहर लोगे तो रूट के साथ आएगा, तो रूट 2 वी 1 माइनस कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता होती है, स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया था, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर, भाई वैल्यू कहां से आई है मेरे पास, ये आएगा मेरे पास कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या तो ये लिख सकते हो, या फिर आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस वाले फॉर्मूले से बराबर कर दें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लेते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू वी, और ये अंडर रूट में, तो अंडर रूट में ये रूट 2 हो जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो ये बनेगा आपके पास रूट 2 इंटू रूट 2, दैट इज 2 वी साइन थीटा बाई 2। तो यहां से मेरे पास आया 2v साइन थीटा बाई 2, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड उसकी कैसी रहेगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट। लेकिन क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है क्या, नहीं, क्यों भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है, स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है।
कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तभी कांस्टेंट होती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, कांस्टेंट हो। यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन थ्रू आउट चेंज हो रही है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट ए कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर दैट इज 2v sin थीटा बाई 2 बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होता है, तो ये ध्यान भी रख सकते हो क्योंकि बार बार इतना ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था भाई बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्प्लेस करेगा। तो यहां से चले थे, यहां पर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, द शॉर्टेस्ट पाथ इन दोनों पॉइंट को मिला दें, द शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। ये वाली जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो यहां पर देखते हैं एक बार, तो अगर ये इनिशियल पॉइंट था, ये वाला ए पॉइंट, और फाइनली यहां पर पहुंच गया, तो ये वाली लेंथ जो है, दिस लेंथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालें, बिल्कुल सिंपल है। ये कितना है, ये रेडियस आर है, ये लेंथ भी रेडियस आर होगी। कैसे पता, सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाओ रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाओ रेडियस। ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये वाला ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं बोल सकता हूं दैट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स कैसी हैं, बराबर। तो अगर मैं यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। तो ये कंप्लीट थीटा था, तो ये आधा एंगल थीटा बाय 2 होगा। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी ट्रायंगल। तो ये कुछ ऐसा है, ये है ए, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला पॉइंट है सी। ये है 90 और ये एंगल है थीटा बाय 2। ये लेंथ रेडियस आर के बराबर, तो ये लेंथ कितनी आएगी, कैसे निकालें, साइन से। साइन थीटा यानी साइन थीटा बाय 2 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो होगा आर साइन थीटा बाय 2। तो ये लेंथ है कि आर इधर ले जाओ, तो परपेंडिकुलर आएगा आर साइन थीटा बाय 2। तो ये आर साइन थीटा बाय 2 और ये भी आर साइन थीटा बाय 2। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, दिस कंप्लीट लेंथ इज 2r साइन थीटा बाय 2। और ये कंप्लीट लेंथ ही किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो अभी तक हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे कि किसी भी वेक्टर के अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है जो वो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का है। तो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, अगर किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो कंपोनेंट नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। तो हमने बोला एक फोर्स है F, इसके दो कंपोनेंट है P और Q, और ये कैसे कंपोनेंट है, नॉन रेक्टेंगुलर। तो मैं बोल सकता हूं F इज ए रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q एंड P एंड Q आर द कंपोनेंट ऑफ F। अगला पॉइंट, ये थीटा कुछ भी हो सकता है P और Q के बीच का, लेकिन 90 नहीं हो सकता। अगला, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर प्लस द मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर इज 18। ये फर्स्ट हमें दे रखा है। अगला, द डायरेक्शन ऑफ Q वेक्टर इज राइट एंगल टू F। तो मान लेते भाई Q की डायरेक्शन ये है, हमें पता नहीं एक्चुअली Q कौन सी डायरेक्शन में, तो सबसे इजी रहता है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया, एक्स एक्सिस की तरफ मान लिया, ये मैंने मान लिया कि ये भाई Q की डायरेक्शन हो गई। तो अगर Q मैंने ये एज्यूम कर लिया तो F बनाना आसान है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ Q इज राइट एंगल टू F।
तो एफ ये हो जाएगा भाई। क्यू अगर एफ के राइट एंगल है, परपेंडिकुलर, तो एफ भी तो क्यू के परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अब सबसे फर्स्ट लाइन, एफ फोर्स के दो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है पी एंड क्यू, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एफ इज ए रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, और रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच में लाई करता है। तो अगर Q यहां है, F यहां है, तो P को कहां होना पड़ेगा? इस साइड। तभी तो P और Q के कहीं बीच में F आएगा। यानी अगर यहां पर Q है, ये F है, तो मैंने यहां पर मान लिया दैट इज P वेक्टर। ये हो गया मेरा P वेक्टर, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। क्लियर है? अगला पॉइंट, कोई भी दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसी को हम वेक्टर एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं ये P, ये Q और ये F भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि P और Q का रिजल्टेंट ही F है। तो दो वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो मैं ट्रायंगल बनाने के लिए इस P को यहां से उठा के यहां ला सकता हूं, क्योंकि किसी भी वेक्टर को 3D में बिना उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां से उठा के यहां ले आए, तो जैसे ही अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो मुझे ट्रायंगल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। Q यहां पर, F वेक्टर हो गया, ये हो गया F वेक्टर, और P वेक्टर इसको उठा के यहां से यहां ले आए, तो ये हो गया मेरा P वेक्टर। एरो का ध्यान रखना, P का एरो इस साइड है, तो ये हो गया मेरे पास P वेक्टर। तो दैट इज P वेक्टर। ये हो गया मेरे पास F वेक्टर, और ये हो गया Q वेक्टर। ये कुछ ट्रायंगल देखा, कैसा ट्रायंगल है? दैट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं बेस लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस लेंथ का स्क्वायर। बेस लेंथ का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे, यानी Q स्क्वायर, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q ले लिया, Q स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन यहां से पहले ही आ चुकी है। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको P बोल देते हैं, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसको Q बोल देते हैं, दैट इज 18। P और Q दो अननोन है, तो यहां से P और Q, P प्लस Q इज 18 एंड Q स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर आपको दिख रहा है P प्लस Q इज 18 एंड Q स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। फाइनली मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, P प्लस Q इज इक्वल्स टू 18 और Q स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। F की वैल्यू हमें पता है, F क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज 12 न्यूटन। तो F अगर 12 न्यूटन है, तो यहां से बोल सकते हैं Q स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। और P को मैं क्या लिख सकता हूं? P को मैं लिख सकता हूं 18 माइनस Q, दैट इज 18 माइनस Q। P को लिख सकते हैं 18 माइनस Q का होल स्क्वायर, तो दैट इज Q स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस Q का होल स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करें, दैट इज Q स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगा 18 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 36Q, A माइनस B का होल स्क्वायर। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर गया, तो यहां पे बचा क्या आपके पास? इसको इधर ले जाते हैं, दैट इज 36Q प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। और अगर मैं इसको 36 से सीधे डिवाइड करूं तो Q आएगा मेरे पास 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो ये बनेगा आपके पास 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5। ये Q आ गया, Q आ गया तो मेरे पास P भी आ गया। Q को यहां पे पुट कर दें, तो मेरे पास P कितना आएगा? P आएगा आपके पास 18 माइनस 5, दैट इज इक्वल्स टू 13 न्यूटन। Q की वैल्यू आ गई,
P की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू को उठा के यहां रख दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। वो कैसे आएगा, Q स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर इज 13 स्क्वायर, तो F स्क्वायर आएगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25, तो ये आएगा 144। F स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो F आएगा आपके पास 12 न्यूटन। तो एक बार इस क्वेश्चन की समरी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाई एक फोर्स है F, उसके दो नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। नॉन रेक्टेंगुलर का मतलब क्लियर हो गया, ऐसे कंपोनेंट जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं F इज ए रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर। अगला पॉइंट, हमें सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर दे रखा है। सम मतलब ऐड ऑफ मैग्नीट्यूड को ऐड करना, मतलब स्केलर डायरेक्टली जोड़ दो, तो P प्लस Q इज 18। अगला, द डायरेक्शन ऑफ Q इज राइट एंगल टू F, तो Q मैंने इधर मान लिया, तो ये F के राइट एंगल है, तो F इधर हो गया। Q और F के बीच का एंगल 90 डिग्री, और F अगर P और Q का रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच में लाया करता है। तो अगर Q इधर आ रहा है, F इधर आ रहा है, तो P को इधर ही आना पड़ेगा, तभी तो F इनके बीच में आएगा। अगला पॉइंट, F अगर रिजल्टेंट है और ये दो वेक्टर्स हैं, तो ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो P को उठा के हम यहां पर ले आए, तो ये मुझे एक ट्रायंगल दे गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो F स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉल्व किया, सॉल्व करते ही मेरे पास Q आया 5, मेरे पास P आया 13, और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरे पास यहां से F की वैल्यू कितनी है 12, तो ये भी आ गई।